साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। साथियों, अपने हिंदी साहित्य का एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो लेकर हाजिर हूँ मैं। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पर। तो साथियों, अपने हिंदी साहित्य का जो इतिहास चल रहा है उसके अब तक हम 11 वीडियो है वो कर चुके हैं। आज अपने ये 12वां वीडियो है और यदि आपने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्ले लिस्ट में जा कर के वो वीडियो देख सकते हैं। इन नोट्स के माध्यम से हम हिंदी साहित्य का इतिहास है वो पढ़ रहे हैं, जो कि भविष्य में आने वाली स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड हिंदी विषय के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। हिंदी साहित्य का इतिहास, काफ़ी क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। और सबसे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन कि आप चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, अपने साथियों को शेयर भी करें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और अपने इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे नाथ साहित्य। तो दोस्तों, आज हम नाथ साहित्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो पढ़ेंगे। बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ ग्रंथ शिव के उपासक नाथों द्वारा रचित साहित्य है वो नाथ साहित्य कहलाता है। यानी जो बौद्धों की वज्रयान शाखा है उससे निकला हुआ ग्रंथ और शिव के उपासक नाथों द्वारा रचित जो साहित्य है उस साहित्य को क्या कहते हैं? नाथ साहित्य कहते हैं। नाथ पंथ के प्रवर्तक की बात करें तो मत्स्येंद्र नाथ या फिर गोरखनाथ, ये नाथ पंथ के प्रवर्तक हो जाएंगे। और नाथ पंथ का जो मूल बौद्धों की वज्रयान शाखा है, यानी नाथ पंथ का जो मूल यानी ग्रंथ है या फिर इनकी मूल शाखा की बात करें तो बौद्धों की जो वज्रयान शाखा है वो नाथ पंथ का मूल या फिर नाथ पंथ की मूल शाखा मानी जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट अपना महत्वपूर्ण फैक्ट है, राहुल सांस्कृताय ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप राहुल सांस्कृताय ने किसको माना है? तो नाथ पंथ को माना है। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप किसने माना है? तो फिर आपका आंसर हो जाएगा राहुल सांस्कृताय। नेक्स्ट है नाथ पंथ का ही नाथ पंथ का ही रूप है वो भक्ति काल के संत मत के रूप में देखने को मिलता है। नाथों को सिद्ध मत और संत मत के बीच की कड़ी माना जाता है। ये भी महत्वपूर्ण लाइन है, आपसे पूछ सकता है कि नाथों को सिद्ध मत और संत मत के बीच की जो कड़ी माना जाता है, तो इसमें आपको सिद्ध मत और संत मत दे करके आपसे पूछ सकता है कि इनके बीच की कड़ी है वो किस साहित्य को माना जाता है या फिर किसको माना जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा नाथों को सिद्ध मत और संत मत के बीच की कड़ी माना जाता है। नेक्स्ट अपना महत्वपूर्ण फैक्ट है साथियों, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथ को सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मार्ग व अवधूत संप्रदाय भी कहा है। यानी इतने अन्य नामों से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथ को पुकारा है, जो कि इस प्रकार से हैं, सिद्ध मत है, सिद्ध मार्ग है, योग मार्ग है, योग संप्रदाय, अवधूत मार्ग और अवधूत संप्रदाय। इन नामों से नाथ पंथ को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पुकारा है। अब अपनी बात करते हैं नाथ साहित्य की विशेषताओं की। तो नाथ साहित्य में नारी निंदा का सर्वाधिक उल्लेख है वो मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन हर संभव पूछा जाता है, जो विशेषताएं या फिर अपने बोल सकते हैं जो प्रवृत्तियाँ होती हैं साहित्य की युग की, उन प्रवृत्तियों से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो आप इनको अच्छी तरह से याद रखें। नाथ साहित्य की विशेषताओं में यानी पहले अपने पढ़ चुके हैं, नाथ साहित्य में नारी निंदा का सर्वाधिक उल्लेख है। और इसके बाद में है ज्ञान निष्ठा को पर्याप्त महत्व दिया गया है और मनोविकारों की निंदा की गई है। सिद्धों के भोग विलास की बरतर्शन है वो की गई है। गुरु को विशेष महत्व दिया गया है। आपको यहाँ से चेंज करके दे देगा कि गुरु को विशेष महत्व नहीं दिया गया है, तो वो आप वहाँ पर उनमें से आप छंटाई कर सकते हैं। तो इन्होंने गुरु को विशेष महत्व दिया है, तो आपको 3 पंक्तियाँ हैं वो पॉजिटिव देगा, एक नेगेटिव देगा, जो कि और किसी साहित्य से संबंध रखती होगी। तो इस प्रकार से आपको उन क्वेश्चनों में है वो आंसर देना होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट महत्वपूर्ण फैक्ट में। विशेष तथ्य के अंतर्गत देखिए साथियों, गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन है वो किया था। यानी हठ योग का प्रवर्तन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा गोरखनाथ ने। ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है पुराने पेपरों में। हठ योग का प्रवर्तन किसने किया? गोरखनाथ ने। हठ योग को सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधानता साधना की प्रतिक्रिया माना जाता है। इसके बाद में है गोरखनाथ के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हठ में है का अर्थ सूर्य और ठे का अर्थ चंद्रमा बताया है।
तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। ये देखिए यहाँ पर मैंने इनको अलग से लिखा है, तो आपको याद रखना है कि इसमें है का अर्थ क्या है। तो है का अर्थ है वो सूर्य और ठे का अर्थ हो जाएगा चंद्रमा। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, गोरखनाथ ने 60 चक्रों वाला योग मार्ग चलाया था। कितने चक्रों वाला? 60 चक्रों वाला योग मार्ग है वो चलाया था। किसने? गोरखनाथ ने। नाथ पंथ के योगियों को कनफटा भी कहा जाता है। इसके बाद में है, इनकी भाषा सदूकड़ी थी। यानी नाथों की भाषा आपको पूछ सकता है कौन सी है? सदूकड़ी भाषा। नाथों में नागार्जुन को रसायनी या फिर रसायन शास्त्री माना जाता है। किसको? नागार्जुन को। और क्या माना जाता है? रसायनी या फिर रसायन शास्त्री माना जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट पर। काफिर बोध। ये काफिर बोध क्या है दोस्तों? नाथ पंथ की पुस्तक जिसमें पूजा, तीर्थाटन, हज, नमाज आदि का एक साथ जो वर्णन मिलता है वो एक पुस्तक कौन सी है? काफिर बोध। और ये किसकी पुस्तक है? नाथ पंथ की पुस्तक है। इसके बाद में आप आगे देखिए, जो रामकुमार वर्मा ने नाथों की कुल संख्या मानी है उनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, रामकुमार वर्मा के अनुसार नाथों की कुल संख्या कितनी है? 9। रामकुमार वर्मा के अनुसार नाथों की कुल संख्या 9 है, जो कि इस प्रकार से हैं: आदिनाथ यानी शिव, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ और गाहिणीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, चौरंगीनाथ और भर्तरीनाथ, गोपीनाथ। ये जो 9 नाथों की संख्या मानते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, इनको याद करने की एक ट्रिक भी मैंने बना रखी है जो आप देख सकते हैं। ये देखिए ट्रिक है वो मैंने नीचे लिख रखी है। इस ट्रिक को अपने देखते हैं। ये देखिए आप, आम गोच गाजा चोर भगो। यानी आ से हो गया आदिनाथ, और मैं से हो गया मत्स्येंद्रनाथ, गो से हो गया गोरखनाथ और च से हो गया चरपटनाथ यानी आम गोच। इसके बाद गाजा यानी गाहिणी और जा से ज्वालेंद्रनाथ, और इसके बाद में है चोर भगो यानी चौरंगीनाथ, बै से भर्तरीनाथ और भगो से गैस से, इसमें गो से हो गया गोपीनाथ। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इन जो रामकुमार वर्मा के अनुसार जो नाथों की संख्या है जिसमें जो व्यक्तित्व आते हैं जिनके नाम है उनको आप याद रख सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट फैक्ट के ऊपर, जिसमें हम पढ़ेंगे नाथ साहित्य की प्रमुख रचनाएं। तो दोस्तों जो नाथ साहित्य की प्रमुख रचनाएं हैं वो इस प्रकार से हैं। पहली है शब्दी। इसे प्रसिद्ध व यानी सबसे प्रसिद्ध व प्रमाणिक रचना है ये नाथ साहित्य की। इसके बाद में है प्राण सांकली, फिर है शिष्या दर्शन, इसके बाद नरवे बोध, आत्मबोध और 15 तिथि, सप्तवार, ज्ञान 34, गोरख गणेश गोष्ठी, दंत गोरख संवाद और योग चिंतामणि। ये इनकी 11 है वो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। यदि आपको पूछे कि नाथ साहित्य की सबसे प्रसिद्ध और प्रमाणिक रचना कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा शब्दी रचना। शब्दी रचना है वो इनकी प्रामाणिक और प्रसिद्ध रचना है। चलते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण फैक्ट के ऊपर। नाथ साहित्य में मुख्यतः गोरखनाथ की रचनाएं हैं वो मिलती है। इसके बाद में है गोरखनाथ का समय राहुल सांस्कृतायन के अनुसार 845 ईस्वी तथा सर्वमान्य मतानुसार है वो 13वीं सदी माना जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आप अच्छी तरह से याद करें। राहुल सांस्कृतायन के अनुसार गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना जाता है, और सर्वमान्य जो मत है वो बताता है कि गोरखनाथ का जो समय है वो 13वीं सदी माना जाता है। गोरखनाथ कृत रचनाओं की यदि संख्या की बात करें तो इनकी कुल 40 रचनाएँ हैं, और पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार 14 रचनाएँ हैं। इसके बाद में अपने नेक्स्ट बात करते हैं गोरखनाथ की संस्कृत में जो रचित रचनाएं हैं उनके बारे में। आप देखिए, जो संस्कृत में जो रचित रचनाएं हैं दोस्तों वो सिद्ध सिद्धांत पद्धति है जो कि हठ योग की व्याख्या करती है। इसके बाद में है शक्ति संगम तंत्र, फिर है विवेक मार्तंड, इसके बाद में निरंजन पुराण, फिर है विराट पुराण। तो ये गोरखनाथ की जो संस्कृत भाषा में रचित रचनाएं हैं। तो यहाँ से आपको 3 हिंदी की रचनाएं देकर के पूछ सकता है कि निम्न में से हिंदी की रचना गोरखनाथ की नहीं है, तो आपको एक संस्कृत की दे देगा वहाँ पर, या फिर आपको 3 संस्कृत की देकर के एक हिंदी की रचना दे देगा। तो आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सी है वो संस्कृत की रचना है गोरखनाथ की। तो इस प्रकार से आप इन रचनाओं को अच्छी तरह से याद रखें, संस्कृत की रचनाओं को खास करके। चलते हैं अपने नेक्स्ट महत्वपूर्ण फैक्ट पे। हिंदी साहित्य में डी.लिट की उपाधि प्राप्त करने वाले प्रथम विद्वान पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखवाणी के नाम से इनकी रचनाओं का संकलन किया।
यानी गोरखनाथ जी की जो रचनाएं हैं इनका गोरखवाणी नाम से संकलन है वो किसने किया? पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। इसके बाद में है महत्वपूर्ण फैक्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नागरी प्रचारिणी सभा काशी के माध्यम से नाथ सिद्धों की बानियाँ नामक पुस्तक का संपादन है वो किया था। तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, नाथ सिद्धों की बानियाँ नामक पुस्तक का संपादन है वो किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और किसके सहयोग से या किसके माध्यम से? तो आपका आंसर हो जाएगा नागरी प्रचारिणी सभा काशी के माध्यम से। चलते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट के ऊपर। मिस्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। किसने? मिस्र बंधुओं ने। और किसको माना है? गोरखनाथ को क्या माना है? हिंदी का प्रथम गद्य लेखक। तो मिस्र बंधुओं के अनुसार गोरखनाथ है वो हिंदी के प्रथम गद्य लेखक माने जाते हैं। चलते हैं अपने अगले फैक्ट के ऊपर। प्रवृत्ति साहित्य में चरित्रगत दृढ़ता, आचरण शुद्धि और मानसिक पवित्रता का जो स्वर सुनाई देता है उसका श्रेय नाथ साहित्य को जाता है। इसके बाद में जो तुलसीदास जी की एक महत्वपूर्ण पंक्ति है, काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछी भी गई है, गोरख जगायो जोग भक्ति बगायो लोग। तो ये पंक्ति किसकी है? तुलसीदास जी की है। और किसके बारे में है? तो गोरखनाथ जी के बारे में है। इसके बाद में अपना महत्वपूर्ण नेक्स्ट फैक्ट या नेक्स्ट अपनी जो महत्वपूर्ण पंक्ति जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है वो है कि भक्ति आंदोलन से पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, ऐसा कौन मानते हैं और कौन कहते हैं? तो वो हो जाएगा आपका आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये पंक्ति है। अब अपने बात करते हैं गोरखनाथ की प्रमुख पंक्तियों की जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उनको मैंने यहाँ पर लिखा है। तो देखिए दोस्तों, गगन मंडल में औंधा कुआ वहाँ अमृत का वासा, ये गोरखनाथ की पंक्ति है। नेक्स्ट पंक्ति है अंजन माही निरंजन बेट्या तिल मुख बेट्या तेल। और अगली पंक्ति है 9 लाख पहाड़ी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा ऐसे मनले जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडारा। तो ये पंक्तियां हैं वो गोरखनाथ जी की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। अब अपने बात करेंगे दोस्तों आदिकालीन स्वतंत्र रचनाएं। आपसे एक बार फिर से मेरा निवेदन कि आप वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो देखिए दोस्तों, आदिकालीन स्वतंत्र जो रचनाएं हैं वो आदिकालीन लोक साहित्य में इसमें सबसे पहला है आदिकालीन लोक साहित्य। तो इसकी जो रचना है वो है ढोला मारूरा दुहा। इसके लेखक या कवि कौन है? तो हो जाएंगे कवि कलोल या फिर कुशलाभ इनको कहते हैं। और शैली है इसकी डिंगल। डिंगल और पिंगल दो शैलियाँ हैं। तो डिंगल शैली है वो पश्चिमी राजस्थान से संबंध रखती है और पिंगल शैली है वो पूर्वी राजस्थान से संबंधित है। नायक की बात करें तो ढोला मारूरा दुहा के नायक है ढोला, जो जयपुर के कछुआ नल का पुत्र है। और नायिका है मारवणी, जो पुगल के राजा पिंगल की पुत्री है। आपको ढोला मारूरा दुहा का नायक और नायिका के बारे में पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। सहनायिका की बात करें दोस्तों तो ढोला मारूरा दुहा में जो सहनायिका है वो है मालवणी, जो कि मालवा की राजकुमारी है। और रस की बात करें तो वियोग श्रृंगार रस है वो माना जाता है किसका? ढोला मारूरा दुहा रचना का। संपादन किया गया था 1934 में नागरी प्रचारिणी सभा काशी के द्वारा। और इसमें कुल 674 दोहे है वो दिए गए हैं। कितने दोहे? 674 दोहे। अब इसकी जो महत्वपूर्ण पंक्ति या कथन आप बोल सकते हैं, इसकी लोकप्रियता को प्रमाणित करने वाला जो कथन है वो इस प्रकार से है। सोरठियो दुहो बलो बल मरवणरी बात जो बन छाई धन बली तारा छाई रात। तो ये पंक्ति है वो ढोला मारूरा दुहा को प्रमाणित करने वाली पंक्ति है, एक तरह से काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है। इसके बाद में अपने नेक्स्ट महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें तो यह ग्रंथ यानी कौन सा ग्रंथ है? ढोला मारूरा दुहा ग्रंथ। यह ग्रंथ मूलतः दुहा छंद में रचित था। बाद में कुशल लाभ ने चौपाइयाँ जोड़ करके इसका विस्तार किया था। किसने? कुशल लाभ ने। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह ग्रंथ 1473 ईस्वी में कवि कलोल द्वारा रचा गया था। किसके अनुसार? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ये भी आप याद रखें, इनके क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। कुशल लाभ ने 1561 ईस्वी में इसमें अपने कुछ पद है वो जोड़े थे। अब अपने विशेष कथन की बात करें ढोला मारूरा दुहा के बारे में तो यह एक प्रेम गाथात्मक काव्य है। कौन सा काव्य? प्रेम गाथात्मक काव्य है। मूल रूप से दोहों के रूप में लिखित है, जो कि श्रृंगार रस से परिपूर्ण है। इस काव्य में शुरू हुई श्रृंगार परंपरा आगे चलकर बिहारी के काव्य में दृष्टिगोचर होती है। मारवणी के रस में भावपक्ष की प्रधानता है और बिहारी की नायिका के श्रृंगार रस में कला पक्ष की प्रधानता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है, इनको आप याद रखें अच्छी तरह से।
चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो अपनी रचना है विद्यापति पदावली। तो दोस्तों विद्यापति पदावली 1380 ईस्वी में लिखी गई थी। इसके कवि की बात करें दोस्तों विद्यापति पदावली की, तो इसके कवि हो जाएंगे विद्यापति, और इसका जो समय है वो है 1380 ईस्वी। इनका जन्म, विद्यापति का जन्म हुआ था दोस्तों विस्पी गांव दरभंगा बिहार में। भाषा इसकी मैथिली है वो मानी जाती है। तो आपको विद्यापति की भाषा पूछी जा सकती है, तो विद्यापति की जो भाषा है मैथिली भाषा है। कीर्ति लता व कीर्ति पताका की भाषा कौन सी है? अवट भाषा। तो आप देखें कि आपको विद्यापति की भाषा पूछे तो मैथिली, और कीर्ति लता और कीर्ति पताका की भाषा पूछे तो अवट भाषा हो जाएगी। गोरक्ष विजय जो कि एक नाटक है, गद्य भाग संस्कृत में लिखा गया है और पद्य भाग है वो मैथिली भाषा में लिखा गया है। इसके बाद में अपने चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट के ऊपर। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे विद्यापति? तिरहुत के राजा शिव सिंह के दरबारी पति थे विद्यापति। मैथिल भाषा में सरस काव्य पदावली की रचना के कारण इन्हें मैथिल कोकिल तथा जयदेव कृत गीत गोविंद के अनुकरण पर पदावली की रचना करने के कारण अभिनव जयदेव भी कहते हैं। किनको? विद्यापति को अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। इसके बाद में है कुछ इतिहासकारों ने इन्हें नव किशोर भी कहा है। इन्हें कुल 16 उपाधियां प्राप्त थी। किनको? विद्यापति को। कितनी उपाधियां प्राप्त थी? 16 उपाधियां वो प्राप्त थी। एनसीईआरटी कक्षा 12 में इन्हें संधि कवि कहा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। एनसीईआरटी की जो कक्षा 12 में जो हिंदी साहित्य की जो बुक है उसमें इन्हें विद्यापति को संधि कवि कहा गया है। विद्यापति आदिकाल एवं भक्तिकाल के संक्रमण कवि माने जाते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण लाइन है। आदिकाल एवं भक्तिकाल के संक्रमण कवि कौन माने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यापति। ग्रियर्सन ने विद्यापति को रहस्यवादी कवि कहा है। आपसे पूछा जा सकता है कि विद्यापति को रहस्यवादी कवि किसने कहा है? तो ग्रियर्सन ने कहा है। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय विद्यापति को ही जाता है। इस कारण इन्हें कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक भी कहा जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट महत्वपूर्ण फैक्ट पर। विद्यापति द्वारा शिव की उपासना आराधना में रचे गए गीत है वो नचारी कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? नचारी। शिव की आराधना में जो विद्यापति ने जो गीत रचे थे तो वो उन्हें नचारी कहा जाता है। कीर्तिलता की रचना भृंगक्रमी संवाद के रूप में हुई है। कीर्तिलता रचना में तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता और उदारता तथा जौनपुर राज्य का रोचक वर्णन है वो मिलता है। कीर्तिलता रचना में इनका वर्णन मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, ये इनकी विद्यापति से संबंधित पंक्तियां हैं। देशील वहना सकल जग मीठा, ये कीर्तिलता से ली गई पंक्तियां हैं। अवट के बारे में इनको पंक्तियों में अवट के बारे में बताया गया है। माधव हम परिणाम निराशा, ये विद्यापति की पंक्ति है। माधव हम परिणाम निराशा विद्यापति की पंक्ति है। इसके बाद में नेक्स्ट अपना महत्वपूर्ण फैक्ट है साथियों। कीर्ति पताका रचना में शिव सिंह की वीरता और उदारता का वर्णन किया गया है। किसकी वीरता और उदारता का वर्णन किया गया है? शिव सिंह की वीरता और उदारता का। कौन सी रचना में? कीर्ति पताका रचना में। विद्यापति के लिए विभिन्न विद्वानों के जो मत है वो इस प्रकार से हैं। श्रृंगार कवि मानते हैं विद्यापति को कौन? रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा, ये दोनों है वो विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हैं। और भक्त कवि मानते हैं विद्यापति को श्याम सुंदर दास, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, ये दोनों व्यक्ति तो भक्त कवि मानते हैं विद्यापति को। और रहस्यवादी कवि माना जाता है ग्रियर्सन के अनुसार। किसको? विद्यापति को क्या माना जाता है? रहस्यवादी कवि। नेक्स्ट जो रचना है दोस्तों वो है जयचंद प्रकाश। जयचंद प्रकाश दोस्तों भट्ट केदार या केदार भट्ट की रचना है। और नेक्स्ट है जय मयंक जस चंद्रिका, ये मधुकर कवि की रचना है। तो दोनों एक जैसी रचनाएं हैं लेकिन इनके जो लेखक हैं वो अलग अलग हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको आप अच्छी तरह से याद रखें। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की रचना है और जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना है। इसके बाद में देखिए, उक्त दोनों रचनाएं मूल रूप से उपलब्ध नहीं है। बीकानेर संग्रहालय में सुरक्षित राठौड़री ख्यात में इन रचनाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट देखिए अपने। दयालदास ने इन्हीं रचनाओं के आधार पर कनौज का वृत्तांत लिखा था। नेक्स्ट जो रचना है वो देखिए बसंत विलास, ये अज्ञात कवि की रचना है।
और बसंत विलास में कुल 84 दोहे हैं। कितने? 84 दोहे। कौन सी रचना में? बसंत विलास में, जिनमें बसंत ऋतु का स्त्रियों पर प्रभाव का चित्रण है वो किया गया है। इसके बाद में देखिए अपने नेक्स्ट फैक्ट, इस काव्य की भाषा से ही पिंगल सरस ब्रज भाषा का रूप है वो लेती प्रतीत होती है। ऐसी बात कौन कहते हैं? डॉक्टर नगेंद्र का ये कथन है। कौन सा? कि इस काव्य की भाषा से ही पिंगल सरस भाषा का रूप लेती प्रतीत होती है। कौन सी रचना के आधार पर इन्होंने ऐसा कहा है? ये रचना है बसंत विलास। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण पंक्ति है बसंत विलास की वो है, इणी परी कोयली कुंजई पूजई युवती मनोर विदुर योगिनी दूजई कुजई मयाण किशोर। ये बसंत विलास की रचना है, जो रचना है उसकी पंक्तियां हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये आज का अपना वीडियो था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आज वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।